जरा पूर्व की ओर देखिए। चीन के विश्वविद्यालयों में प्रयोगशालाएं सुबह से पहले जग जाती हैं। वहाँ शोधकर्ता एक दूसरे से नहीं बल्कि समय और सीमाओं से प्रतिस्पर्धा करते हैं। शोध पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, पेटेंट दर्ज हो रहे हैं, नई तकनीकों पर काम हो रहा है। विश्वविद्यालय पहचान के आधार पर नहीं बल्कि प्रभाव और परिणाम के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और नतीजा, चीनी विश्वविद्यालय वैश्विक रैंकिंग में ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। वे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे संस्थाओं को चुनौती दे रहे हैं, न नारों से न आक्रोश से बल्कि आंकड़ों, अनुशासन और स्पष्ट दिशा से। अब जरा खुद को देखिए। भारतीय विश्वविद्यालयों में कक्षाएं बहसों से गूंज रही है, छात्रावासों में बेचैनी है, कैंपस ज्ञान के केंद्र कम और संघर्ष के मैदान ज़्यादा बनते जा रहे हैं। न शोध अनुदानों को लेकर, न वैश्विक सहयोग को लेकर, न नोबेल स्तर की महत्वाकांक्षा को लेकर, बल्कि जाति को लेकर। हम इस बात पर लड़ रहे हैं कि कौन उत्पीड़ित है, कौन विशेष अधिकार प्राप्त किया हुआ है, किसे सुरक्षा मिली, किसे प्रतिनिधित्व, कौन शामिल है, कौन बाहर है। जहां चीनी विश्वविद्यालय पूछते हैं एक शोध पत्र को कितने उद्धरण मिले, वहीं हम पूछते हैं शोधकर्ता किस जाति से है भाई। वे पूछते हैं अगली वैज्ञानिक क्रांति का नेतृत्व कैसे करें, और हम पूछते हैं तुम किस श्रेणी से आते हो। यह कहना नहीं है कि भेदभाव मौजूद नहीं है, वह तो कैंपसेस में है ही, और उससे सख्ती, ईमानदारी और संवेदनशीलता से निपटना जरूरी है। लेकिन एक असहज करने वाला सवाल है जिसे हम पूछने से बचते हैं कि किस कीमत पर, आखिर किस कीमत पर हम अपने विश्वविद्यालयों को स्थायी जिज्ञासा की जगह स्थायी संघर्ष का मैदान बना रहे हैं। किस कीमत पर हम अपनी अकादमिक ऊर्जा सामाजिक युद्धों में खपा रहे हैं, जबकि वैश्विक ज्ञान की दौड़ हमसे कहीं आगे निकल चुकी है। चीन ने एक कठोर लेकिन स्पष्ट फैसला लिया। उसने तय किया कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शक्ति के इंजन होंगे। उसने शोध में निवेश किया, उसने परिणामों को पुरस्कृत किया, उसने सफलता को ठंडे दिमाग से मापा, प्रकाशनों, पेटेंट और प्रगति के आधार पे। उसने खुद को नैतिक रूप से परिपूर्ण घोषित नहीं किया, उसने खुद को रणनीतिक रूप से केंद्रित घोषित किया। भारत इसके उलट अपने विश्वविद्यालयों से सब कुछ एक साथ करने की उम्मीद करता है। सदियों पुराने अन्याय को ठीक करना, सामाजिक प्रतिनिधित्व संभालना, राजनीतिक संतुलन बनाए रखना, प्रशासनिक निगरानी झेलना और फिर भी दुनिया से प्रतिस्पर्धा करना। नतीजा, थके हुए विश्वविद्यालय। सावधान शिक्षक जिज्ञासु नहीं हैं, क्रोधित हैं छात्र, रचनात्मक नहीं हैं। ऐसे प्रशासक जो औसत दर्जे से ज़्यादा शिकायतों से डरते हैं। चीन में एक युवा शोधकर्ता पूछता है, मैं नेचर में कैसे प्रकाशित करूं? नेचर एक विश्व स्तरीय जर्नल का नाम है। वहीं भारत में एक युवा छात्र पूछता है, कहीं मेरी पहचान मेरी सबसे बड़ी कमजोरी या मेरा इकलौता कवच तो नहीं बन जाएगी? यह तुलना हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं है, यह एक आईना है, हमें जगाने के लिए है। अरब की आबादी वाला देश, 1.5 अरब की आबादी वाला देश ऐसे विश्वविद्यालयों का खर्चा नहीं उठा सकता जो हमेशा अंदर की ओर ही देखते रहें। हम विश्व गुरु बनने की बात तो करते हैं, लेकिन विश्व स्तरीय ज्ञान संस्थान बनाने से डरते हैं। सामाजिक न्याय बिना अकादमिक उत्कृष्टता के केवल प्रतीकवाद बन जाता है, और अकादमिक उत्कृष्टता बिना सामाजिक न्याय के बहिष्कार। लेकिन जब संघर्ष उत्कृष्टता को ही निगल जाए तो हार सभी की होती है।
चीन ने गति चुनी और भारत ने संवेदनशीलता। असल चुनौती इनमें से किसी एक को चुनने की नहीं है, बल्कि यह पूछने का साहस रखने की है कि हमारे विश्वविद्यालय विचारों पर पहचान से ज़्यादा कब बात करेंगे, शोध की गुणवत्ता राजनीतिक आक्रोश से ज़्यादा कब मायने रखेंगे, वैश्विक भविष्य घरेलू विभाजनों से ज़्यादा जरूरी कब बनेगा। इतिहास यह नहीं पूछेगा कि हमने कितनी जोर से बहस की, वह यह पूछेगा कि हमने क्या बनाया। और आज जब दुनिया भविष्य से गढ़ रही है, हम अब भी अतीत से लड़ रहे हैं, अपने ही विश्वविद्यालयों के भीतर।